नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का चौथा चैप्टर, जिसका नाम क्या है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में इस चैप्टर के हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी क्लास होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इससे के पहले हमने चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर चैप्टर 3 भारत से हमने क्या सीखा, यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह क्या है, तो यह एक निबंध है। इसके लेखक कौन है, ऑप्शन ए में दिया है गुलाब राय, ऑप्शन बी में दिया है शांति प्रिय द्विवेदी जी, या फिर ऑप्शन सी में दिया है प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन डी में दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो है एक निबंध है, लेकिन किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध है, भावात्मक निबंध है, विवेचनात्मक निबंध है, या फिर व्यूहात्मक निबंध है। तो यह जो आपका निबंध है यह एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। आपको अच्छे से याद रखना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 नंबर है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, भी लगा लीजिएगा कि नाखून का इतिहास जो है आपके कौन से पुस्तक में, कौन से किताब में मिलता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कामसूत्र, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए कामसूत्र में जो है नाखून का इतिहास मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला नंबर क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब होता है, तो 1905 में, 1907 में, 1909 में, या फिर 1911 में। किस में जन्म होता है जी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म होता है वह होता है आपका सन 1907 ईस्वी में। कब, 1907 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के बलिया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे अगला प्रश्न वही पूछ रहा है कि उनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। तो हमने अभी बताया है उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, डी लिट, ठीक है, डी लिट, ध्यान दीजिएगा, डी लिट अर्थात की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ठीक है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि जो है किस विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। डी लिट की उपाधि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कौन से विश्वविद्यालय से यह डिग्री प्राप्त करते हैं। मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, या फिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो 6 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से। कौन से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु जो है कब और कहाँ होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु है वो, उनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन मृत्यु उनकी दिल्ली में होती है। ठीक है, 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कर रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय से, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि मिलती है। पद्म विभूषण की, अशोक चक्र की, विजय चक्र की, या फिर ज्योतिषाचार्य की। तो इनको जो है काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि ज्योतिषाचार्य की उपाधि जो है किसको दी गई थी, है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। या फिर ज्योतिषाचार्य की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन से विश्वविद्यालय से दी गई थी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो ये नाम आप लोग अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था।
पद्म भूषण की उपाधि कब मिली थी हजारी प्रसाद द्विवेदी को? 1953 में, 1957 में, 1959 में या फिर 1961 में? तो इनको जो पद्म भूषण की उपाधि जो मिली थी वो 1957 में मिली थी। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से 10वां प्रश्न को चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था? निर्लज अपराधी जो है किसे कहते हैं? नाखून को, चोर को, डाकू को या फिर बदमाश को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है निर्लज अपराधी जो है नाखून को कहते हैं। नाखून क्या है? एक निर्लज अपराधी है ना। अपराधी बोलते हैं वो भी कैसे? तो निर्लज मतलब इसको कोई लज्जा ही नहीं आती है, जब मन करे तब आ जाता है ना, और फिर इसको हम लोग को काटना पड़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक 10 प्रश्न को कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, कामसूत्र जो है किसकी रचना है? कामसूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? नाखून की जानकारी मिलती है। यह रचना जो है किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो। ठीक है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो यह रचना आपके वात्स्यायन की। किसकी? तो वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर की, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक मतलब क्या होता है? साबुन, मुहावर, दर्पण या फिर मोम? तो शिक्षक जो है मोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो मोम को बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 12 नंबर क्या है? 13 नंबर की, महाभारत क्या है? महाभारत एक उपन्यास है, एक कहानी है। कहानी तो है लेकिन बहुत लंबी कहानी है ना, बहुत बड़ी कहानी है और धार्मिक कहानी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन से नहीं होगा, शास्त्र में नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुराण हो जाएगा। ठीक है, बहुत मोटी ग्रंथ है एक प्रकार की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 नंबर क्या कर रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? बड़ा बड़ा नख मतलब कि नाखून जो है कौन से देश के लोग रखना पसंद करते हैं? ठीक है, गौड़ देश के, कैकई देश के, वाकई देश के या फिर गंधार देश के? तो यहाँ पे जो है गौड़ देश के जो लोग होते हैं वह जो है बड़े बड़े नख अर्थात कि नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जो है किस प्रकार का नाखून रखना पसंद करते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, है ना, अंदर से मोटिवेशन नहीं आता हम लोग का। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो कुछ भी देखते हैं, थोड़ा सा भी देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर क्या है? कौन छोटे नख पसंद करते हैं? छोटे नख जो है कौन पसंद करते हैं? बड़े नख जो है गौड़ देश के लोग पसंद करते हैं। उसी प्रकार जो छोटे नख है वह दक्षिणार्थीय, ठीक है, दक्षिणार्थीय लोग पसंद करते हैं। अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? मनुष्य का आदर्श जो है कौन नहीं बन सकती है? ऑप्शन शेर, बंदरिया, भालू या फिर हाथी? तो पुस्तक में बताया गया है पाठ में बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्या? तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है? ये प्रश्न तो सभी को मालूम होना चाहिए, बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। बचपन से ये बताया जाता है आप लोग को, है ना, कि देवताओं का राजा जो है किसको बोलते हैं? तो इंद्रदेव को, है ना। इंद्र लोग के राजा थे कौन? तो आपके इंद्रदेव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे नहीं होगा। देवताओं के राजा इंद्रदेव को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, नख जो है किसका प्रतीक होता है? नख नख मतलब कि नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का या फिर पशुता का? ठीक है, जो नाखून है वह जो है किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी उत्तर से हो जाएगा। पशुता का क्या है? तो प्रतीक है। मानवता का प्रतीक नहीं है कि और कोई कहता है कि हम नाखून रखे हैं मतलब कि मानव है, ऐसा नहीं है ना। ये पशुता का दृश्य है, पशुता का प्रतीक है। ठीक है ना, मतलब कि ये दर्शाता है कि हम लोग पशु से ही हम लोग अपना मानव रूप में आए हैं, लेकिन यह पशु कहीं का है? तो प्रतीक है। कौन? तो नख है। ये बार बार याद दिलाता रहता है कि हम लोग पशु से ही परिवर्तित होकर मानव रूप में जन्म लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वीराज रासो जो है किसकी संपादन है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, किसकी संपादन है? 19 प्रश्न पूछ रहा है। तो यह चैप्टर किनका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का संपादन करने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अच्छा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, कि कहानी में चंद्रकार, त्रिलोक या फिर दंतुल वर्तुलाकार
आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से किए गए हैं? इन सभी आकारों का संबंध जो है मानव के किससे किया गया है? 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो नाखून से किया गया। किससे? तो नाखून से किया गया है इन सभी आकार का तुलना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 20 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 10 प्रश्न और बाकी होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको बता दें कि आज आपका कौन सा चैप्टर है? तो चौथा चैप्टर है। इससे के पहले के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं किया है तो पहले ही बताया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से कर लीजिएगा, या फिर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अल्तक है ना। अल्तक जो है किसको बोला जाता है? अल्तक मतलब क्या होता है? तेल, आलता, हल्दी या फिर साबुन। अल्तक का मतलब क्या होता है? तो अल्तक मतलब होता है आलता। क्या होता है? आलता, वही जिससे हम लोग नक को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे पुताई किया जाता है। ठीक है, पेंट किया जाता है नाखून को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 22 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना पे मिलता है? द्विवेदी जी को जो है कौन सा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से रचना पर मिलता है? ऑप्शन ए में दिया है अशोक के फूल पर, या फिर आलोक पर्व पर, या फिर अनाम दास का पोथा, या फिर कल्प लता। तो यहाँ पे जो है 22 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा आलोक पर्व पर। कौन सी? आलोक पर्व पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि आर्यों के पास क्या था? जो आर्य लोग आए थे कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया में माना जाता है कि जो आर्य आए थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे, जो उन्होंने जो है वेदों की रचना की थी, है ना। तो यहाँ पे जो है उनके पास क्या था? लोहे के अस्त्र था, या फिर घोड़े थे, या फिर मिट्टी के कच्चा घर था, या फिर इनमें से सब कुछ था। तो जो आर्य लोग आए थे उनके पास यह सब कुछ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, और मिट्टी के कच्चा घर भी था। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, जितने सारे पुराने जो वस्तु है वो क्या है? तो अच्छा नहीं होता, और जो भी हम लोग नया लाते हैं इसका मतलब वो नहीं कि सब के सब क्या है, तो खराब ही है। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति आपके कालिदास जी है। कौन है? कालिदास जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 नंबर क्या कर रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ठीक है, यह बात जो है कौन कहता है कि मनुष्य की मनुष्यता क्या है? कि सबके दुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, है ना। यह तर्क जो है कौन देते हैं? स्वामी जी, महावीर स्वामी, या फिर गौतम बुद्ध, या फिर कालिदास, या फिर वात्स्यायन जी। तो 25 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपके कालिदास जी। कौन से? तो कालिदास जी बात करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 नंबर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं की है? कौन से विद्या में इनकी रचना नहीं हुई है ना। आलोचना इनकी हुई है, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, लेकिन कहानी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी रचना नहीं है? तो अशोक का फूल इन्हीं का है, वाण भट्ट की आत्मकथा इन्हीं की है, हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्हीं की है, लेकिन यहाँ पे जो माटी की मूर्तें हैं वह जो है इनकी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, हिरोशिमा जो है कहाँ पे है? तो हिरोशिमा जो है सबको मालूम होना चाहिए, है ना। यह एक जापान का है ना। जापान का शहर है जहाँ पे सबसे पहले जो है अमेरिका ने क्या गिराया था? तो परमाणु बम गिराया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु बम जो अमेरिका जो है कौन से शहर पर गिराया था जापान के? तो हिरोशिमा पर, और दूसरी बार नागासाकी पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 28 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 29 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बनता है? ठीक है, दधीची की हड्डी से जो है क्या बनता है? तलवार, त्रिशूल, या फिर इंद्र का वज्र। ठीक है, तो इंद्र का वज्र बनता है उससे। किससे? तो इंद्र का वज्र। इंद्र को जो है राजाओं का राजा कहा जाता है, या फिर इंद्रलोक का राजा कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ठीक है, मनुष्य का नाखून जो है किसका जो है जीवंत प्रतीक है? ठीक है, अपनी मनुष्यता का, सभ्यता का, या फिर पाशवी वृत्ति का, या फिर सौंदर्य का। तो मनुष्य का जो नख है वह पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं?
सहजात वृत्तियाँ मतलब क्या होता है, तो अनजान स्मृतियों को जो है सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। ऑप्शन जो कि बी में यहाँ पे दिए हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 32 नंबर की, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। पहले के मनुष्य क्या थे, तो बड़े बड़े नाखून रखते थे, ठीक है, जानवरों के मांस खाने के लिए, कोई चीज़ तोड़ने फोड़ने के लिए, है ना, कोई चीज़ काटने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को काम करने को आसानी करने के लिए, है ना, कोई भी काम आसानी से करने के लिए पहले के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखते थे। लेकिन हालांकि अब जो है ऐसा नहीं है। पहले के लोग क्या थे, शिकार करते थे, कोई शिकारी मिल गया, है ना, जानवर उड़वा तो उसको काटा और उसको हाथ से ही फाड़ देते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, तो अब तो अच्छे अच्छे हथियार आ गए हैं। तो नकधर मनुष्य जो है आज जो है किस पर भरोसा कर रहा है, तो आज के समय में यह एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पे, एटम बम, परमाणु बम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो जो सबसे पहले के जो मानव थे उनका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था, तो नाखून ही था। क्या था, तो नाखून ही था। किसी भी काम को आसान करने के लिए सबसे पहले इनका और अच्छा शस्त्र था, अच्छा अस्त्र था, तो वह क्या था, उनका नाखून था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। टोटल आपके यहाँ पे 33 प्रश्न थे जो कि आपके इस क्लास में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, अब बहुत ही कम समय में मात्र 15 से 16 मिनट में आपका जो क्या होता है क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। फिर से कहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगला क्लास हम लोग कौन से टॉपिक पर लाए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।